अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम सेल का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 ऑफ सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन 55 है जहाँ पे सेल को डिफ़ाइन किया गया है। ये है जी सेल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड। यानी सेल जो है वो ट्रांसफ़र है ओनरशिप का, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। देखें जी, अगर हमने एक्सचेंज में भी आगे जाके पढ़ना है, वहाँ पर भी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। वहाँ एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ हम ले लेते हैं, वो भी एक ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। और सेल में भी ओनरशिप ही ट्रांसफ़र होती है और गिफ्ट में भी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे सेल की इतनी सी डेफिनेशन दी हुई है कि सेल में जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। लेकिन इसके एक्सचेंज में हम जो है पैसे लेते हैं, कोई चीज़ नहीं लेते, बल्कि पैसों के बदले में जो हम ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम सेल कहते हैं। और ये किस तरह से हो सकती है? फॉर प्राइस पेड यानी पैसे के बदले में, और प्रॉमिस यानी उन पैसों का कोई वादा किया गया है, और पार्ट पेड आधे पैसे दे दिए गए हैं, और पार्ट प्रॉमिस और आधा प्रॉमिस कर दिया कि फ़लाँ डेट को दूंगा। तो ये सब हो सकता है सेल में। आगे कहा गया है सेल हाउ मेड सेल होती किस तरह है। सच ट्रांसफ़र इन द केस ऑफ टेंगिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ एंड अपवर्ड्स और इन द केस ऑफ रिवर्जन और अदर इंटेंगिबल थिंग कैन बी मेड ओनली बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर 100 रुपये से ऊपर की चीज़ है तो वो हमेशा जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पार्टीज़ जो है वो सेल करेंगी, पार्टी सेल करेगी दूसरी पार्टी को। इन केस ऑफ intangible immovable property of value less than 100 rupees such transfer may be made either by registered instrument or by delivery of the property। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपये से कम है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ट्रांसफ़र करें। अगर आप ऐसे ही डिलीवरी देना चाहें तो दे सकते हैं। डिलीवरी ऑफ टेंगिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर प्लेसेस द बायर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। डिलीवरी होगी कब? जब जो है वो सेलर वो पोजेशन दे देगा प्रॉपर्टी की बायर को, तो हम ये समझेंगे कि डिलीवरी हो गई है। या फिर डायरेक्शन दे देते, जैसे कि वो कीज़ दे देता है किसी घर की तो बायर को, तो ये भी समझेगा डिलीवरी हो गई है। फिर आता है सेल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है जी? ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो है वो डिफ़र करता है सेल से। ये जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम सेल नहीं कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन टर्म्स सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज़। इट डज नॉट इटसेल्फ क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन और चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी। इसमें जो है वो प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि फ़लाँ डेट को जो है मैं तुम्हें ये अपनी जगह बेच दूँगा। सेलर कहता है, बायर कहता है ठीक है मैं तुम्हारे से ये जगह ख़रीद लूँगा। तो अब इसे क्या कहते हैं? इसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कहते हैं। इसमें जो एक्चुअल सेल तो नहीं हो रही, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि फ़लाँ डेट को, या कोई भी कंडीशन रख देते हैं कि फ़लानी कंडीशन जो है वो पूरी होगी तो मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेच दूँगा। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल से कोई भी इंटरेस्ट और चार्ज नहीं आ जाता प्रॉपर्टी पर। फिर आता है सेक्शन 55 जो कि राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर बताता है। इसमें देखते हैं कि क्या है जी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर। देखें आपके एग्जाम में अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको चाहिए किससे ऊपर वाला सेक्शन 54 और सेक्शन 55 दोनों लिख के आएँ। अगर सिर्फ आपसे सेल पूछा गया है तो आप जो है, और 5 नंबर का सवाल दिया गया है तो आपने सिर्फ सेक्शन 54 लिख के आना है। फिर अब देख लेते हैं कि राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी, यानी अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ फिर क्या होगा? द बायर एंड द सेलर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली आर सब्जेक्ट टू द लायबिलिटीज़ एंड हैव द राइट्स मेंशन्ड इन द रूल्स नेक्स्ट फॉलोइंग और सच ऑफ देम एज आर एप्लीकेबल टू द प्रॉपर्टी सोल्ड। देखें अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो है हमारे पास ये सेक्शन 55 क्यों यूज़फुल है? इसलिए यूज़फुल है कि अगर जब पार्टीज़ एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल करती हैं, तो बाज़ औक़ात जो है वो अपनी कंडीशंस जो है इतनी वाज़ेह नहीं करती, जहाँ पे हमें राइट्स और लायबिलिटीज़ का भी नहीं पता चल रहा होता कि सेलर की क्या है, बायर की क्या है। तो हमारे पास उस वक्त मदद करने कौन होता है? सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हेल्प करता है हमारी, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जनरली जो है वो सेलर की क्या लायबिलिटीज़ हैं, जनरली जो है वो सेलर की ड्यूटीज़ क्या हैं, बायर की राइट्स क्या हैं, बायर की लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये हमें कौन बताता है? सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पहले में हमें बताया गया द सेलर इज़ बाउंड टू, ये जो है द सेलर इज़ बाउंड टू, ये है सेलर की लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे आप अपने ट्रांसफ़र ऑफ बेयर एक्ट में लिख लें इसके साथ कि ये सेलर की लायबिलिटीज़ हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं? सब सेक्शन 1 ऑफ 55 सेक्शन से लेकर सब सेक्शन 3 तक जो है ये हमारे पास सारी की सारी जो है वो सेलर की लायबिलिटीज़ है, 1 से लेकर 3 तक। ये आप नोट कर लें। फिर है द सेलर इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बायर एनी मटीरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी और ऑन द सेलर्स टाइटल देयर टू ऑफ सच द सेलर इज़ एंड द बायर इज़ नॉट अवेयर एंड विच द बायर कुड नॉट विद ऑर्डिनरी क्रिएट
डिस्कवर, यानी जो सेलर है वो बाउंड है कि कोई भी अगर मटेरियल डिफेक्ट है जो वो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसमें, तो वो उसे चाहिए कि वो ज़रूर बताए बायर को कि ये फ़लाँ डिफेक्ट है इस प्रॉपर्टी में जो मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। तो जो है ऑर्डिनरी, और वो ऐसा डिफेक्ट है जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस से पता भी नहीं चल सकता। फॉर एग्जांपल कोई ये आप घर की एग्जांपल ले लें, मरी में एक घर था तो उसके साथ जो है वो पहाड़ था, स्लोपी एरिया था, जब भी बारिश होती थी तो वो पानी जो है वो उस घर की छतों पर आ जाता जो उसे बहुत डैमेज करता था। तो अब जो है ये एक मटेरियल डिफेक्ट है और एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस से पता नहीं चलता। एक बंदे को अगर कोई गर्मियों में घर खरीदने आ गया, तो अब तो बारिश नहीं हो रही, तो पता कैसे चलेगा कि ये डिफेक्ट है इस घर में। तो यहाँ पर आ जाती है सेलर की ड्यूटी। सेलर है क्या है, लायबिलिटी है, लायबल है कि वो बताए बायर को कि ये डिफेक्ट है, यहाँ पे ये मटेरियल डिफेक्ट है इस प्रॉपर्टी में। फिर है बी में बताता है कि द सेलर इज़ बाउंड टू प्रोड्यूस टू द बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी विच आर इन द सेलर्स पोजेशन और पावर। कि अगर बायर रिक्वेस्ट करता है सेलर से कि मुझे इस प्रॉपर्टी के जो तुम बेच रहे हो मुझे इसके कागजात दिखाओ, इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो क्या है सेलर की ड्यूटी है कि वो उसे दिखाए, एग्जामिनेशन करने के लिए दे उसे। फिर जो है द सेलर इज़ बाउंड टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ हिज इन्फॉर्मेशन और रेलिवेंट क्वेश्चन पुट टू हिम बाय द बायर इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी और द टाइटल देयर टू। देखें अगर बायर ने कोई सवालात किए हैं उस प्रॉपर्टी से रेलिवेंट जो वो ख़रीदने जा रहा है बायर से, तो बायर की भी ड्यूटी है कि वो उन सवालात का बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, बेस्ट ऑफ हिज इन्फॉर्मेशन उसे दे, जो उसे पता है उतनी हद तक उसे वो जवाब दे। फिर है द सेलर इज़ बाउंड ऑन द पेमेंट और टेंडर ऑफ द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट of the price to execute a proper conveyance of the property when the buyer tenders it to him for execution at a proper time and place। देखें अगर पेमेंट हो गई है सेलर को, तो सेलर को क्या है, बाउंड है कि वो उसको प्रॉपर्टी की कन्वेंस दे, प्रॉपर्टी डिलीवर करे। जो भी बायर कहेगा कि मुझे फ़लाँ जगह पर और फ़लाँ टाइम में और फ़लाँ प्लेस में चाहिए, तो वैसे ही अब बायर की ड्यूटी बनती है। सेलर जो है वो लायबल है कि वो उसे वो डिलीवर करे बायर को प्रॉपर्टी उसी टाइम और प्लेस पर जहाँ वो कहे। फिर है सेक्शन ई जो है वो बताता है कि द सेलर इज़ बाउंड टू बिटवीन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल and delivery of the property to take as much care of the property and all documents of title relating thereto which are in his possession as an owner of ordinary prudence would take of such property and documents। यानी जो है सेलर बाउंड है कि वो उस प्रॉपर्टी की केयर करे। एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन जो है जितनी केयर करता है वो उतनी ही केयर करे उस प्रॉपर्टी की। कब से कब तक, जब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर हुआ उस दिन से लेकर जब तक वो प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं कर देता बायर को, उसकी यहाँ पे लायबिलिटी अराइज हो जाती है सेलर की कि वो उस प्रॉपर्टी की केयर करे और साथ में उसके डॉक्यूमेंट्स की भी केयर करे। इतनी सी बात लिखी हुई है। फिर है सब सेक्शन जो है वो आगे 5 आ जाता है, पॉइंट नंबर 5 F आ जाता है। The seller is bound to give being so required she buyer or such person as he directs such possession of the property as its nature admits। यानी जैसे कि उस प्रॉपर्टी की नेचर है और जो भी है बायर जिस तरह कहेगा ना, सेलर को वैसे ही प्रॉपर्टी डिलीवर करनी पड़ेगी, उसकी पोजेशन वैसे ही देनी पड़ेगी बायर को। The seller is bound to pay all public charges and rent accrued due in respect of the property up to the date of the sale, the interest on all encumbrances on such property due on such date and except where the property is sold subject to encumbrances to discharge all encumbrances on the property then existing। अब जी यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि जो है वो सेलर जो है वो बाउंड है टू पे ऑल द पब्लिक चार्जेस, कि वो जो प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है उस पर अगर कोई रेंट वगैरह एक्रू है या फिर उसने कोई टैक्स वगैरह उस प्रॉपर्टी का देना है या कोई इनकम्बरेंसेस वगैरह हैं, यानी कहीं प्रॉपर्टी उसने मोर्गेज की हुई उस पर कोई डेब्ट लिया हुआ है, तो वो उसने सारा कुछ जो है वो क्लियर करके देना है ना उस अगले वाले बंदे को, वो सेल कर रहा है तो उसको ये चाहिए, ये उसकी लायबिलिटी अराइज होती है कि वो सारे पब्लिक चार्जेस, रेंट एक्रूड ड्यू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो सारे वो जो है इंटरेस्ट जो भी है और ऑन ऑल इनकम्बरेंसेस ऑन सच प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर करके दे, ड्यू ऑन सच डेट, जो भी उस डेट पर इन तब तक ड्यू है वो उन सबको क्लियर करने का लायबल है और इनकम्बरेंसेस भी डिस्चार्ज करे जो उस डेट तक एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर आ जाता है हमारे पास सब सेक्शन 2 और सेक्शन 55, ये भी हमारे पास सेलर की ही लायबिलिटीज़ के बारे में बता रहा है। मैंने आपको बताया कि 1 से 3 तक सेलर की लायबिलिटीज़ हैं, ये आप अपने बेयर एक्ट में नोट कर लें। द सेलर शैल बी डीम टू कॉन्टैक्ट विद द बायर दैट द इंटरेस्ट विद द सेलर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर टू द बायर सबसिस्टेंट ही हैज़ पावर टू ट्रांसफर द सेम। कहता है कि सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में ये समझा जाएगा कि वो जो कह रहा है कि मेरे पास ये जो है प्रॉपर्टी बेचने का हक है, प्रोफेस यानी डिक्लेयर कर रहा है, बता रहा है कि सबको बता रहा है कि ये मैं ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और ये जो है वो सबसिस्ट एग्जिस्ट भी कर रहा है। ये नहीं कि ये जो मेरे पास इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी का ये एग्जिस्ट नहीं करा, कहता है कि मेरे पास इंटरेस्ट है, डिक्लेयर करता है, प्रोफेस करता है और ये इंटरेस्ट सबसिस्ट कर रहा है कि ये भी मौजूद है एंड दैट ही हैज़ पावर टू ट्रांसफ़र, और उसके पास ये पावर है कि वो उस जो है इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है। एक प्रोविज़न दी हुई है नीचे, प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेल इज़ मेड बाय अ पर्सन इन फ्यूरिशरी कैरेक्टर, फ्यूरिशरी कैरेक्टर में अगर कोई सेल की गई है तो ही शैल बी डीम्ड टू कॉन्टैक्ट विद द बायर दैट द सेलर हैज़ डन नो एक्ट वेयर बाय द प्रॉपर्टी इज इनकम्बर्ड और वेयर बाय ही इज हिंडर्ड फ्रॉम ट्रांसफरिंग इट। देखें जी, अगर कोई फ्यूरिशरी कैरेक्टर वाला मामला आ जाता है तो वहाँ पे क्या है, ही शैल बी डीम्ड, तो सेलर क्या ये समझा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में ये समझ लिया जाएगा कि जो बायर के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है सेलर ने, तो सेलर ने ऐसा कोई एक्ट उसके दौरान नहीं किया जिससे जो है प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इनकम्बरेंस आ जाए या फिर वो इस को ट्रांसफ़र करने का क्या हो जाए, हिंडर्ड हो जाए, यानी उसको ट्रांसफ़र ना कर सके। ऐसा कोई उसने काम नहीं किया जहाँ जिसकी वजह से उसे हिंड्रेंस आ जाए या कोई इनकम्बरेंस उस प्रॉपर्टी पर आ जाए उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। ये कब प्रिज्यूम किया जाएगा, डीम किया जाएगा, ये फ्यूरिशरी कैरेक्टर में किया जाएगा। फिर आ जाता है बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड इन दिस रूल शैल बी एनेक्स्ड टू एंड शैल गो विद द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरी एज सच एंड मे बी एनफोर्स्ड बाय एवरी पर्सन इन होम दैट इंटरेस्ट इज फॉर द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखें, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ बेनिफिट होंगे, सेलर कैन नॉट ट्रांसफ़र बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ पोजेस, ये बात आपने याद रखनी है। जो सेलर के पास जितना मतलब है ना बेटर टाइटल, जो भी टाइटल उसके पास है वही वो ट्रांसफ़र कर सकता है, बेटर टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वो अपने से कोई चीज़ नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, जो उसके पास राइट्स थी वही राइट्स वो आगे दे सकता है, नए राइट्स वो नहीं दे सकता। तो जो है यहाँ पे द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन, वो यही बात कह रहा है कि वो जो बेनिफिट जो भी होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मेंशन किया गया है, जो भी सेलर के पास है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फर्दर ट्रांसफरी को, और आगे फर्दर जब ट्रांसफरी करेगा ना तो यही रूल्स एप्लीकेबल उस पर हो जाएंगे, क्योंकि वो इटसेल्फ क्या बन जाएगा, तब सेलर बन जाएगा। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी आगे कहीं किसी को बेचता है तो यही रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी वो भी सेलर बनेगा तो फिर सेलर वाली लायबिलिटीज़ ही आएंगी ना उस पर। तो फिर आता है सबसेक्शन 3 वेयर द होल ऑफ द परचेज मनी हैज़ बीन पेड टू द सेलर, ही इज़ ऑल्सो बाउंड टू डिलीवर टू द बायर ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी विच आर इन सेलर्स पोजेशन और पावर। देखें, यहाँ पे एक सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जहाँ पर जो है सारे पैसे सेलर को दे दिए गए, अब पैसे ले लिए सेलर ने तो अब वो बाउंड है ना कि वो लायबल है कि वो उसकी डिलीवरी भी कर दे प्रॉपर्टी की बायर को, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल भी दे दे रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी विच आर इन सेलर्स पोजेशन, जो भी उसके पास मौजूद हैं, जो भी उसके पास टाइटल्स डॉक्यूमेंट्स जो कुछ है वो अब वो बायर को दे दे। ठीक हो गया, इतना सा लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड, यहाँ पे भी एक प्रोविजो आ गई है, ये आपने समझ लेनी है। प्रोवाइडेड दैट ए वेयर द सेलर रिटेन्स एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग सच डॉक्यूमेंट्स ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन देम ऑल, और बी में क्या कहता है, वेयर द होल ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू डिफरेंट बायर, द बायर ऑफ द लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज एंटाइटल्ड टू सच डॉक्यूमेंट्स। कहता है कि एक जो है ज़्यादा सारी ज़मीन, अब लेट्स सपोज एक सेलर था, उसकी 10 कनाल ज़मीन थी, उसने जो है वो 1 कनाल ज़मीन जो है वो बी को दे दी, तो अब क्या करेगा, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि वो जो अब अलहदा से डॉक्यूमेंट्स बनाने की बजाय और उसको अलहदा करने की बजाय वो क्या कर सकता है, वो सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास रख सकता है। कौन रख सकता है, सेलर ऑफ द लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। लेकिन और अगर हाँ, अगर उसने अपने 10 की 10 कनाल ही बेच दी है, 7 कनाल उसने ए को बेच दी, 1.5 कनाल उसने बी को बेच दी, 1.5 कनाल उसने सी को बेच दी, तो अब बायर ऑफ द लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन हुआ, ए हुआ, जिसने सबसे ज़्यादा ज़मीन खरीदी है, उसको बायर ऑफ द लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू करेंगे। और सेलर ऑफ द लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू भी यही है कि अगर उसने सारी ज़मीन आधी से ज़्यादा उसने अपने पास रखी हुई है, थोड़ी सी बेची है, तो डॉक्यूमेंट्स जो भी है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी, जिसका उस लैंड का जितना पोर्शन जिसके पास ज़्यादा है तो वो अपने पास वो डॉक्यूमेंट्स उस पूरी प्रॉपर्टी के रख सकता है। लेकिन अब जिन्होंने ख़रीदी है उनका क्या बनेगा, वो आगे देखते हैं क्या बनेगा। बट इन केस ए द सेलर एंड इन द केस बी द बायर ऑफ द लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज बाउंड अपॉन एवरी रीजनेबल रिक्वेस्ट बाय द बायर और बाय एनी ऑफ अदर बायर्स एज द केस मे बी एंड एट द कॉस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग डाई रिक्वेस्ट टू प्रोड्यूस द सेट डॉक्यूमेंट्स एंड फर्निश द ट्रू कॉपीज देयर ऑफ और एक्सट्रैक्ट्स देयर फ्रॉम एज ही मे रिक्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन्होंने वो थोड़ी ज़मीन ख़रीदी, 1.5 कनाल वाले लोग थे, अब वो अगर रिक्वेस्ट करते हैं जी हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपनी प्रॉपर्टी के, हमें फ़लानी ज़रूरत है, हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पर अब ड्यूटी आ जाती है सेलर जो था जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, या बायर ऑफ द लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी जिसने ज़्यादा प्रॉपर्टी, जिसके पास बायर जिसने ख़रीदने वाला ज़्यादा था, जिसके पास 7 कनाल थी, अब वो यहाँ पर ड्यूटी है उसकी कि वो उसकी कॉपीज़ जो है
प्रॉपर्टी के जो है उसने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हुए थे, उन डॉक्यूमेंट्स की अब कॉपी वो दे या फिर डॉक्यूमेंट्स दिखाए उन्हें, तो ताकि वो जो है उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सेटल आउट कर सके जो बायर्स हैं थोड़ी प्रॉपर्टी के। एंड इन द मीन टाइम, और इसी दौरान क्या होगा, द सेलर और द बायर ऑफ द लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द केस में भी शैल कीप द सेट डॉक्यूमेंट सेफ अनकैंसल एंड डिफेस्ड। देखें जी, अगर एक बंदे ने डॉक्यूमेंट सारी प्रॉपर्टी के रख ली हैं इस बेस पे कि उसके पास ज़्यादा लैंड है, वो ज़्यादा ज़मीन का मालिक है, वो दूसरों के भी डॉक्यूमेंट्स रख के बैठा है, वो सिर्फ महफूज करने के लिए बैठा हुआ है, ये नहीं कि वो कोई उनके मालिक है, मालिक नहीं है, बस इस एक्ट के तहत और इस प्रोविज़ों के तहत वो रख सकता है। और जब भी वो मांगेंगे बायर्स, वो देने का भी मजाज है और हिफाजत भी करने का मजाज है उन डॉक्यूमेंट्स की, उसको हिफाजत करने के लिए भी उसकी है ड्यूटी है कि वो उनको क्या है, इन द मीन टाइम सेलर और बायर ऑफ द लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, जिसके पास भी कागजात हैं, चाहे वो बायर ऑफ द लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू है, चाहे वो सेलर है ज़्यादा ज़मीन का, तो उसमें क्या है, इस द केस में भी जो भी केस है शैल कीप द डॉक्यूमेंट्स, तो उसको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेफ़ रखने पड़ेंगे, उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी, सेफ़, अनकैंसल्ड एंड अनडिफेस्ड। अब आपको ये बात समझानी है कि अनकैंसल्ड का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए जी, सेलर ने प्रॉपर्टी की बेची, मैंने आपको बताया 1.5 कनाल उसने 1.5 कनाल उसने बेच दिया अपनी 10 कनाल में से, तो अब ये नहीं है कि वो बेचने के बाद जाए कोर्ट में और कहे कि मेरे नाम से जो ओनरशिप कैंसिल कर दें, मैं इसका ओनर नहीं हूँ, मेरा बेटे को कर दें ट्रांसफ़र और मेरे नाम से जो है ओनरशिप कैंसिल कर दें। अब ये क्या है, यहाँ पे कहा गया अनकैंसल्ड, ये नहीं है कि आप वो जाके ओनरशिप अपनी कैंसिल करवा लें, उसको रखने हैं अनकैंसल्ड, वो डॉक्यूमेंट्स वो जाके कैंसिल नहीं करवा सकते, उसको अनकैंसल्ड रखने पड़ेंगे। और अनडिफेस्ड, ये नहीं कि वो जोड़ मोड़ के टेढ़े मेढ़े रख के और फजूल जो है काम करके उस पर उनको डिफेस कर दे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को उसने एक तो सेफ रखना है, अनकैंसल रखना है और अनडिफेस्ड रखना है। अनलेस प्रिवेंटेड फ्रॉम सो डूइंग बाय फायर अदर एलिमेंट, जब तक कि कोई खुदाई आफत नहीं आ जा सकती या कोई आग वगैरह नहीं लग जा सकती जो उस पर या उसकी कोई गलती नहीं थी। आगे आता है जी सेलर इज़ एंटाइटल्ड। देखें यहाँ पे अब जो है सेलर इज़ एंटाइटल्ड का क्या मतलब है कि ये सेलर की राइट्स हैं, ये आपने बेयर एक्ट में नोट करने के, ये 4 से लेकर ये आगे जो पॉइंट ए और बी आ रहा है ये सेलर के राइट्स हैं। द सेलर इज़ एंटाइटल्ड टू द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप देयर ऑफ पासिस टू द बायर। जो है सेलर एंटाइटल्ड है तमाम रेंट्स और तमाम प्रॉफिट्स के लिए जब तक कि वो ओनरशिप पास नहीं कर देता बायर को। देखिए जी, 19 को सेल हुई, 19 से पहले जितने भी रेंट्स और प्रॉफिट्स थे उस प्रॉपर्टी पर वो सेलर के होंगे। 19 को सेल हो गई तो अब 19 के बाद जो भी रेंट्स एंड प्रॉफिट्स के होंगे वो अब बायर के होंगे। इतनी सी बात लिखी हुई है। फिर बी में है वेयर द सेलर इज एंटाइटल्ड वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ पास टू द बायर बिफोर पेमेंट ऑफ द होल ऑफ द परचेज मनी टू अ चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द बायर एनी ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन और एनी ट्रांसफर विद नोटिस ऑफ नॉन पेमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ द परचेज मनी और एनी पार्ट देयर ऑफ रिमेनिंग अनपेड एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट और पार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच पोजेशन हैज़ बीन डिलीवर्ड। सिंपल और सादा सी बात लिखी हुई है कि अगर किसी बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है, डिलीवर भी कर दी है, लेकिन और प्राइस भी ले ली है, लेकिन कुछ पोर्शन जो था ना प्राइस का वो रह गया, वो अभी उसने बायर से लेना है, तो इस केस में क्या है, अब उसके पास जो है ये राइट है उसका। द सेलर इज़ एंटाइटल्ड, उस पेमेंट की हद तक वो एंटाइटल्ड है जो अभी तक बायर ने उसे पेमेंट नहीं की, और वो जो पेमेंट रह गई उसके रेलिवेंट उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट और सूद वगैरह होगा वो भी लेने का वो मजाज है। कौन? सेलर बायर से। फिर आ जाती है बायर इज़ बाउंड, ये बायर की लायबिलिटीज़ हैं, अपने बेयर एक्ट में लिख लें। 5 से लेकर ये ABCD तक जो है ये बायर की क्या है लायबिलिटीज़। देखते हैं। द बायर इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज टू द सेलर एनी फैक्ट एज टू द नेचर और एक्सटेंट ऑफ द सेलर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और विद द बायर इज़ अवेयर बट ऑफ विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव दैट द सेलर इज़ नॉट अवेयर एंड विद मटीरियल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सच इंटरेस्ट। देखें जी, यही बात हमने पहले शुरू में पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी याद करें, अभी पढ़ी है सेक्शन 55 में पहला सब सेक्शन 1 में पढ़ी है, जहाँ पे सेलर की लायबिलिटीज़ आई हैं हमारे पास। उसमें जो सब सेक्शन 1 का A पार्ट है ना, वहाँ पर दिया हुआ है कि सेलर जो है वो बाउंड है कि वो डिस्क्लोज़ करे बायर को, जब वो प्रॉपर्टी बेच रही है कि कोई भी अगर उसमें मटीरियल डिफेक्ट है तो सेलर भी बाउंड है वो बायर को बताए। इसी तरह से बायर भी बाउंड है, कोई भी अगर ऐसी बात है प्रॉपर्टी से रेलेवेंट जो सेलर को नहीं पता लेकिन बायर को पता, तो बायर को भी चाहिए कि वो बता दे सेलर को। ये ऐसी कोई बात हो सकती है फॉर एग्जांपल कि उस प्रॉपर्टी के नीचे जो है वो तेल है, अब उस बेचने वाले को तो नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी के नीचे तेल है, तो उससे बायर को पता है। अब बायर अब मटीरियली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब बायर यहाँ पे क्या है, यही बात लिखी हुई है कि यहाँ पर बायर जो है बाउंड है कि वो सेलर को कहे, बताए कि तुम्हारी प्रॉपर्टी के नीचे तेल है, तुम्हारी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है।
फिर है द बायर इज़ बाउंड टू पे और टेंडर एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ completing the sale the purchase money to the seller or such person as he directs, provided that where the property is sold free from encumbrances, the buyer may retain out of the purchase money the amount of any encumbrances on the property existing at the date of the sale and shall pay the amount so retained to the persons entitled thereto। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है ना बायर जो है वो बाउंड है कि वो क्या करें अगर उसने सेल और परचेज, अब देखें सेल हो गई, सेलर ने जो है वो सेल कंप्लीट की, तो अब बायर की क्या ड्यूटी है कि वो पैसे दे। फ्री में तो कोई चीज़ नहीं ना मिलती, अब वो पैसे देगा ना। टू पे और टेंडर एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ कंप्लीटिंग द सेल द परचेज मनी, अब वो परचेज मनी जो है वो उसको सेलर को देने पड़ेंगे। और सच पर्सन एज इट डायरेक्ट, अगर सेलर कहता है मुझे ना दो, इस बंदे को दे दो, तो फिर वो जो है बायर उस बंदे को पेमेंट कर देगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड, अगर प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम्बरेंसेस वगैरह हैं, अगर प्रॉपर्टी कहीं मॉर्टगेज की हुई थी और कोई डेब्ट वगैरह रहता है उस प्रॉपर्टी पर, तो जब बायर जो है वो पेमेंट कर रहा है ना अमाउंट, तो उसमें से वो पैसे रखने का मजाज है कि वो चाहे तो वो रख सकता है कि इसके ऊपर ये डेब्ट है, ये मैंने इसको सेटिस्फाई करना है और ये मैं तुम्हारे पैसे काट रहा हूँ इस केस में, और बाकी सारे वो देगा उसको, सेलर को। ये जनरली ये सब कुछ होता है राइट्स एंड लायबिलिटीज सेल में। फिर आता है सी में, बायर इज़ बाउंड टू वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ पास टू द बायर टू बेयर एनी लॉस अराइजिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, इंजरी और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट कॉज्ड बाय द सेलर। देखिए जहाँ पे प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो गई, जहाँ पे ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी जो है पास ऑन हो गई बायर को, अब अगर कोई प्रॉपर्टी को लॉस होता है, कोई इंजरी होती है, कोई डिस्ट्रक्शन होती है, अब वो कोई भी डिक्रीज़ इन वैल्यू हो जाती है प्रॉपर्टी की किसी भी वजह से, तो क्या होगा, अब वो लॉस जो है वो सेलर को नहीं होगा, वो बायर को ही होगा, क्योंकि अब वो ओनरशिप उसके पास आ गई है। फिर डी में कहा है द बायर इज़ बाउंड वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ पास्ड टू द बायर एज बिटवीन हिमसेल्फ एंड सेलर एंड टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट विच मे बिकम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, द प्रिंसिपल मनीज ड्यू ऑन एनी इनकम्बरेंस सब्जेक्ट टू विद द प्रॉपर्टी सोल्ड एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन आफ्टरवर्ड्स एक्रूइंग ड्यू टू। यहाँ पे ओनरशिप प्रॉपर्टी की पास हो गई है बायर को, तो अब वो क्या है, वो बाउंड है हिमसेल्फ और सेलर टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस, कि वो अब जो भी पब्लिक चार्जेस आएंगे, जो भी रेंट एक्रू होगा, अब वो किसने पे करना है, अब वो जाहिर बात है बायर ने पे करना है, क्योंकि ओनरशिप जो ट्रांसफ़र हो गई है। द प्रिंसिपल मनी इज ड्यू ऑन एनी इनकम्बरेंसेस सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इज सोल्ड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, और कोई भी जो पैसे उसने रखे थे, जो ऊपर मैंने आपको बताया कि कोई इनकम्बरेंसेस वगैरह थे जिसके उसने पैसे रख लिए, तो अब वो क्या करेगा, वो इनकम्बरेंसेस भी जो है वो खुद सेटिस्फाई करेगा बायर। फिर आता है द बायर इज़ एंटाइटल्ड, यहाँ पे आपने नोट कर लेना है, बेयर एक्ट में यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं बायर के राइट्स। द बायर इज़ एंटाइटल्ड से 6 सबसेक्शन 6 से बायर के क्या स्टार्ट हो रहे हैं, बायर के द बायर इज़ सबसेक्शन 6 में कहा गया है द बायर इज़ एंटाइटल्ड, कि बायर जो है वो एंटाइटल्ड है नंबर ए वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ पास टू हिम टू द बेनिफिट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट इन और इन एक्साइज इन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टू द इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स देयर ऑफ, यानी जहाँ पर ऑनरशिप पास हो जाती है बायर को, तो फिर जो भी इम्प्रूवमेंट होगी प्रॉपर्टी में, जो भी इंक्रीज़ इन वैल्यू होगा उस प्रॉपर्टी का, या कोई भी रेंट्स और प्रॉफिट्स मिलेंगे, तो वो किसको जाएंगे, वो बायर का राइट है, वो बायर को मिलेंगे। बायर इज़ एंटाइटल्ड टू, ये सारे राइट्स हैं, ए और बी जो है बायर के राइट्स हैं। बी में क्या कहता है, अनलेस ही हैज़ इम्प्रॉपरली डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी अगर बायर ने जो है प्रॉपर्टी की जो है वो डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है टू अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी एज अगेंस्ट द सेलर एंड ऑल पर्सनस क्लेमिंग अंडर हिम to the extent of seller's interest in the property for the amount of any purchase money properly paid by the buyer in anticipation of the delivery and for the interest on such amount, and when he properly declines to accept the delivery also for the earnest and for the cost awarded to him of a suit to compel specific performance of the contract or to obtain a decree for its rescission। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बायर है वो एंटाइटल्ड है, अगर उसने प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लाइन नहीं की, मतलब उसने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी में कोई जो है इनकम्बरेंस वगैरह थी, कोई चार्जेस थे जो ड्यू थे सेलर पर, तो बायर जब पैसे पे करेगा परचेज़ मनी में, तो वो उसके पास ये
राइट है कि उन पैसों में से वो जो है परचेज़ मनी में से वो अमाउंट रख सकता है जो इनकम्बरेंस वगैरह सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए उसे, तो उस प्रॉपर्टी के लिए, तो वो जो है उसमें से वो अमाउंट रख लेगा और बाकी जो है वो सेलर को पे कर देगा। तो नीचे यही लिखा हुआ है एन ओमिशन टू मेक सच डिस्क्लोजर, यानी ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि जो सेलर है वो बाउंड है कि वो डिस्क्लोज़ करे बायर को कोई भी मटेरियल डिफेक्ट अगर प्रॉपर्टी में है तो। इसी तरह से हमने आगे पढ़ा था कि बायर भी बाउंड है कि वो भी डिस्क्लोज़ करे प्रॉपर्टी से रेलेवेंट अगर कोई फैक्ट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा कर रही है लेकिन सेलर को इस चीज़ का नहीं पता। जैसे मैंने आपको बताया था कि लैंड के नीचे जो है वो तेल वगैरह, तो अगर ऐसी कोई बात है तो वो इस तरह से बायर की भी ड्यूटी है और सेलर की भी ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोजर्स करें। अगर वो ये डिस्क्लोजर नहीं करते प्रॉपर्टी से रेलेवेंट, अगर सेलर नहीं करता या फिर अगर बायर नहीं करता तो क्या समझा जाएगा, जो ऊपर दिया गया है पैराग्राफ 1 क्लास ए और पैराग्राफ 5 के क्लास ए में, तो ये क्या समझा जाएगा कि उन्होंने फ्रॉड किया है, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ये देखें, ये जो है द सेलर इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बायर, और इसी तरह जो हमने नीचे पढ़ा था कि बायर इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज, तो अगर ये चीज़ें नहीं करते तो फिर ये फ्रॉड समझा जाएगा।